प्यारे बच्चों, अब इसी में अगला टॉपिक है रोग तथा इसके कारण। अच्छा, अब आप बताइए, हमें कैसे पता चलता है कि किसी भी अमुक व्यक्ति को कोई रोग है? उसे देखकर पता लग सकता है क्या? देखो बेटा, हमारे शरीर में विभिन्न अंग होते हैं और विभिन्न तंत्र भी होते हैं। सभी अंगों का, सभी तंत्रों का अपना अपना एक कार्य होता है। उनके कार्य फिक्स होते हैं। जैसे पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र का क्या कार्य है? भोजन को पचाना, जो भी हमने खाना खाया है उसका उचित ढंग से पाचन करना। एक है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र का क्या कार्य होता है? शरीर में जो भी वेस्ट उत्पन्न होते हैं उन सभी को शरीर से बाहर निकालना। तो जब भी किसी व्यक्ति को कोई रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति के ये जो अंग और तंत्र हैं ये सही ढंग से कार्य नहीं करते और हमें कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि व्यक्ति को कोई ना कोई रोग हो गया है। देखो, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी हमसे पूछता है ना कि क्या हुआ है, बताओ, बुखार होता है या नहीं होता है, किस समय होता है, खांसी जुकाम तो नहीं है, गले में दर्द तो नहीं है, तुम्हारा पेट ठीक है ना। तो वो सभी क्या करता है, इन लक्षणों के हिसाब से आपको मेडिसिन दे देता है और हम फिर क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, है ना। तो अब ये जो रोग हैं, रोग कितने प्रकार के हैं? जैसे यहाँ पहले इन्होंने रोगों को डिवाइड किया है, तीव्र या प्रचंड कह लो तथा दीर्घकालिक रोग, ये रोग हैं। जैसे तीव्र रोगों को इन्होंने बताया है, कुछ रोगों की अवधि कम होती है, उन्हें तीव्र रोग कहते हैं। यानी कि जो रोग कम समय तक रहते हैं उन्हें हम तीव्र रोग कहते हैं। जैसे खांसी जुकाम है, अब खांसी जुकाम ठीक होने में लगभग 1 हफ्ते का समय तो लग जाता है, लेकिन उसके बाद वो ठीक हो जाता है, तो ज़्यादा लंबा नहीं चलता। तो खांसी जुकाम कैसा हुआ? तीव्र रोग हुआ। लेकिन जो रोग लंबी अवधि तक रहते हैं या कई बार तो पूरा जीवन ही रहते हैं, उन रोगों को हम क्या कहते हैं? दीर्घकालिक रोग कहते हैं। जैसे इन्होंने इसका एक उदाहरण दिया है, एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस का मतलब क्या है? हिंदी में क्या कहते हैं इसे? फील पाँव। इसमें क्या है कि व्यक्ति का जो पाँव है वो हाथी के पैर जैसा मोटा हो जाता है। ठीक है। अब दीर्घकालिक, जैसे हमने बताया आपको कि तीव्रकालिक का तो उदाहरण क्या हो गया? खांसी जुकाम हो गया। दीर्घकालिक रोग जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ ना, देखो, फेफड़ों के क्षय रोग से संक्रमित हो जाते हैं। फेफड़े जो है वो क्षय रोग से संक्रमित हो जाते हैं और कई वर्षों तक बीमार हो जाते हैं और उससे क्या हो जाता है? वजन कम हो जाता है और बहुत ही हम थकान महसूस करते हैं। तो इन सभी रोगों के अलावा जो रोगों को हमने डिवाइड किया है वो क्या है? संक्रामक रोग तथा असंक्रामक रोग। ये जो है ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछे जाते हैं। संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक रोग वे रोग हैं जिनका कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। अब सूक्ष्म जीव क्या है? सूक्ष्म जीव जैसे क्या हो गया? विषाणु है, जीवाणु है। विषाणु मतलब वायरस, जीवाणु क्या है? बैक्टीरिया, या फिर ये कवक द्वारा हो सकते हैं, जैसे फंगी से हो गए, या कई बार ये रोग क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव से हो जाते हैं और कुछ कृमि से हो जाते हैं। अब कृमि क्या है? जैसे सूक्ष्म जीव हमने बताया, विषाणु, जीवाणु, ये सब तो क्या बहुत छोटे हैं, हम इन्हें देख भी नहीं पाते। लेकिन कृमि क्या होते हैं? कृमि सूक्ष्म जीव नहीं होते, हम इन्हें अपनी आंखों से देख सकते हैं। और आजकल तो आप देख ही रहे हैं, एक वायरस ने पूरा कोहराम मचाया हुआ है। क्या है वो? पता है ना सबको? कोरोना वायरस फैला हुआ है ना। तो उसके आपको बार बार बताए जाते हैं, क्योंकि ये जो संक्रामक रोग हैं ये क्या है? समुदाय में आसानी से फैल जाते हैं। और जो असंक्रामक रोग हैं वह सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं होते और इसीलिए ये समुदाय में भी आसानी से नहीं फैलते। अब जैसे विषाणु, हमने बात की थी विषाणु। विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? खांसी जुकाम, डेंगू, एड्स। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग। और फंगी से होने वाले कौन से रोग हैं? जितने भी त्वचा संबंधी रोग होते हैं वो लगभग सभी फंगी से ही होते हैं। और प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं? प्रोटोजोआ से होते हैं मलेरिया, कालाजार। ठीक है। और अभी हमने जिसकी अभी बात की थी पीछे, फील पाँव, वह रोग कृमि द्वारा होता है। तो बेटा आपने अभी जो पढ़े हैं वो संक्रामक और असंक्रामक रोग पढ़े हैं, ध्यान से इनको पढ़ना है। और आपको अब मैं काम दे रही हूँ, आपने घर पे क्या करना है? सबसे पहले ये जो पेज नंबर 200 पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, पेज नंबर 200 निकालती हूँ मैं, पेज नंबर 200 पर 3 प्रश्न दिए हुए हैं। अच्छे स्वास्थ्य की 2 आवश्यक स्थितियाँ बताइए। तो मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गई होंगी, अच्छा हमारा स्वास्थ्य कब रहेगा, कौन सी स्थिति होनी जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो इसके लिए अच्छा सामाजिक वातावरण होना चाहिए, अच्छा भौतिक वातावरण होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी क्या होना चाहिए? हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, तभी हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो पाएगा।
दूसरा प्रश्न क्या है, रोग मुक्ति की कोई 2 आवश्यक परिस्थितियां बताइए। कौन सी हैं रोग मुक्ति के लिए? कोई भी व्यक्ति रोग मुक्त कब रह सकता है? क्या 2 परिस्थितियां हैं? तो क्या होनी चाहिए? एक तो उसकी घरेलू स्वच्छता और दूसरी क्या होगी? सामुदायिक स्वच्छता। प्रश्न नंबर 3 देखिए, क्या उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं अथवा भिन्न हैं? तो दोनों ही प्रश्नों के उत्तर एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ होगा तो ही तो वह रोग मुक्त होगा, इसीलिए दोनों ही प्रश्नों के उत्तर क्या हैं? एक जैसे। अब ये तो हो गए पेज नंबर 200 के 3 प्रश्न। उसके बाद अब आपने ये प्रश्न अपने आप बनाने। कौन से? तीव्र रोग किसे कहते हैं, दीर्घकालिक रोग किसे कहते हैं, इनके उदाहरण लिखिए। और उसके बाद एक जो भी हमने नीचे प्रश्न किया है, कौन सा प्रश्न है? संक्रामक रोग किसे कहते हैं, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं, इनके बीच में अंतर लिखिए। और अभी जो मैंने आपको बताया इस वीडियो में, विषाणु, जीवाणु, फंगी, प्रोटोजोआ से होने वाले कम से कम 2 रोग लिखिए। ये सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी पर लिखने हैं और मुझे अपने काम की इमेजेस को सेंड करते हैं। ठीक है बच्चों, पाठ का आगे का भाग हम आगे के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।